ये है आदिगाथा, दंतकथाएं, इतिहास, अमर कहानियां। नमस्कार। आज एक ऐसी गजब की कहानी देखते हैं जहां सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि दिमाग और सब्र है। ये कहानी है एक दैत्य दंभिकासुर की, जिसे हराने के लिए ना ताकत नहीं सिर्फ बुद्धि चाहिए थी। और ये कहानी है महान राजा विक्रमादित्य की और उन लोगों की भी जो उनसे पहले इस बड़ी चुनौती से टकराएं। तो चलिए बुद्धि और बल की इस अनोखी लड़ाई में चलते हैं। देखिए, इस कहानी का सबसे जरूरी नियम ना बिल्कुल शुरू में ही सामने आ जाता है। दंभिकासुर एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य, जिसे एक अजीब सा वरदान मिला हुआ था, और पूरी लड़ाई का सार बस इस एक लाइन में था: उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से मारा जा सकता है। मतलब कोई भी अगर उस पर ताकत से हमला करेगा तो वो सीधा पत्थर का बन जाएगा। बस यही था इस पूरे खेल का सबसे बड़ा रूल। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है हमारे पहले हीरो लखन से। उज्जैन का एक बहुत ही होशियार समझदार नौजवान था। हुआ ये कि अपनी भाभी के एक ताने से वो इतना नाराज हुआ कि खुद को साबित करने के लिए घर से ही निकल पड़ा, और उसकी ये खोज उसे एक ऐसे राज्य में ले गई जहां उसके दिमाग का असली इम्तिहान होना था। तो चलते चलते लखन पहुंच जाता है कांचीपुरम शहर, और वहां उसे एक बहुत ही अजीब सी मुश्किल का पता चलता है। वहां की जो राजकुमारी थी चंद्रकला, वो एक रहस्यमयी बीमारी से परेशान थी। मतलब वो हर वक्त बेहोशी की हालत में रहती थी। और कमाल की बात ये थी कि राज्य के बड़े बड़े वैद्य और हकीम कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। और यहीं पर लखन का दिमाग काम करता है। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि एक पूरा प्लान बनाया। पहली रात उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ छिपकर राजकुमारी को देखा। और तब उसे एक भयानक सच पता चला। आधी रात को एक 7 फुट लंबा सांप राजकुमारी के मुंह से बाहर निकलता था। तो अब जब उसे प्रॉब्लम की जड़ पता चल गई, वो अगली रात पूरी तैयारी से आया, एक तलवार और रेत से भरी एक बाल्टी लेकर। और जैसे ही वो सांप बाहर निकला, लखन ने फौरन उसे मार डाला और बड़ी चालाकी से सारे सबूत भी छिपा दिए। और नतीजा? अरे, राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई। राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपना वादा निभाया और लखन की शादी राजकुमारी से करवा दी। लखन अब एक हीरो की तरह अपनी पत्नी के साथ उज्जैन वापस लौटा। लग तो यही रहा था कि उसकी समझदारी ने उसे वो सब कुछ दिला दिया था जो वो चाहता था, पर उसकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। अब कहानी में एंट्री होती है असली विलन की, दंभिकासुर। एक ऐसा दुश्मन जिसके सामने लखन की सारी होशियारी, सारी समझदारी छोटी पड़ने वाली थी। तो ये दंभिकासुर था कौन? देखिए, ये एक बहुत ही ताकतवर दैत्य था जो सुंदर औरतों को अपना शिकार बनाता था। और उसे वही वरदान मिला था कि अगर किसी ने भी उस पर जोर जबरदस्ती की तो वो उसी पल पत्थर का बन जाएगा। उसकी बस एक ही कमजोरी थी, उसकी 7 पहेलियां। जो भी उसकी 7 पहेलियों का सही सही जवाब दे देगा, बस वही उसे हरा सकता था। तो हुआ यूं कि उज्जैन में एक त्योहार का माहौल था, और वहीं दंभिकासुर की नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ गई। वो उसकी खूबसूरती देखकर एकदम मोहित हो गया, और बस पलक झपकते ही उसे वहां से उठाकर अपनी गुफा में ले गया। लखन की बसी बसाई दुनिया एक झटके में फिर से उजड़ गई। और अपनी गुफा में ले जाकर दंभिकासुर ने राजकुमारी को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया: या तो अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने के लिए मान जा, नहीं तो पूरी जिंदगी मेरी इस कैद में सड़ती रहेगी। सोचिए, यह दिखाता है कि वो कितना बेरहम था। और अब कहानी उस हिस्से में आती है जो सबसे दुखद है, गुस्से का नतीजा। यहां 2 भाई अपने दिमाग और अपनी विल पावर की सबसे मुश्किल परीक्षा का सामना करते हैं, और यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लेती है। तो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते लखन एक साधु के पास पहुंचता है। वो साधु उसे दंभिकासुर के बारे में सब कुछ साफ साफ बताते हैं, और एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं: देखो, उस पर हाथ उठाने की गलती बिल्कुल मत करना। उसे हराने का एक ही तरीका है, उसकी 7 पहेलियों का जवाब देना। और सबसे जरूरी बात, वो तुम्हें भड़काने के लिए, उकसाने के लिए झूठ बोलेगा, ताने मारेगा, ताकि तुम गुस्से में आकर उस पर हमला कर दो। और दंभिकासुर ने बिल्कुल वही किया। जैसे ही लखन उसकी गुफा के पास पहुंचा, दैत्य ने एक भयानक झूठ बोला: मैं तेरी फूल सी पत्नी को तो कच्चा ही निगल गया हूं। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। ये बस एक चाल थी, एक जाल था उसके गुस्से को भड़काने के लिए। और बस यहीं पर लखन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में फेल हो गया। एक तरफ थी साधु की साफ सलाह: दिमाग का इस्तेमाल करो, उसके उकसावे में मत आओ।
और दूसरी तरफ था लखन का एक्शन। वो गुस्से से इतना भर गया कि उसने अपनी तलवार निकाली और हमला कर दिया। उसने वही किया जो वो दैत्य चाहता था। तो नतीजा वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही उसकी तलवार दैत्य के शरीर से टकराई, लखन उसी पल पत्थर का बन गया। जिस बुद्धि ने उसे एक बार हीरो बनाया था, उसी के हीरो को एक पल के गुस्से ने हरा दिया। अब जब कई दिन गुजर गए और लखन घर नहीं लौटा, तो उसका बड़ा भाई महेंद्र परेशान होकर उसे खोजने निकला। वो भी उसी साधु के पास पहुंचा और उसे भी हूबहू वही चेतावनी मिली जो लखन को मिली थी। अब सवाल ये था कि क्या वो अपने भाई की गलती से कुछ सीखेगा? इस बार दंभिकासुर ने अपने झूठ को और भी घटिया और भी ज्यादा भद्दा बना दिया। उसने महेंद्र से कहा, मैंने तेरे भाई की पत्नी के साथ खूब विहार किया और जब मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो उसके मांसल शरीर को कच्चा ही भक्षण कर लिया। ये ताना पहले वाले से भी ज्यादा चुभने वाला था। और दुख की बात यह है कि महेंद्र भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। उसने भी हमला कर दिया और अपने छोटे भाई की तरह वो भी पत्थर का बन गया। एक बार फिर यह साबित हो गया कि गुस्सा और ताकत इस दुश्मन के सामने बिल्कुल बेकार थे। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। जब सारे हीरो एक एक करके हार जाते हैं, तब सबकी नजरें किसकी तरफ जाती हैं? अपने राजा की तरफ। और अब मैदान में आते हैं राजा विक्रमादित्य, जो इस कहानी की आखिरी उम्मीद थे। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए। उनके दोनों के दोनों होनहार बेटे पत्थर बन चुके थे। जब सारे रास्ते बंद हो गए, सारी हिम्मत जवाब दे गई, तब उन्हें अपनी आखिरी उम्मीद याद आई। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने राजा से मदद मांगेंगे। एक ऐसा राजा जो सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपनी कमाल की बुद्धि और समझदारी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। राजा विक्रमादित्य। और उनके पास वही चीज थी जिसकी कमी की वजह से दोनों भाई हार गए थे, बुद्धि और संयम। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या राजा विक्रमादित्य की बुद्धि उस दैत्य के धोखे और उसकी चालों पर भारी पड़ेगी? क्या वो उस परीक्षा में पास हो पाएंगे जहां दो बहादुर भाई अपने गुस्से की वजह से हार गए? इस सवाल का जवाब हमें कहानी के अगले हिस्से में ही मिलेगा।